going to start block 12, which is related to social sector, education, health and housing. Okay, so let's begin the class. आज हम इंडियन इकोनॉमी के ब्लॉक 12 में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जो डायरेक्टली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ या हाउसिंग हुआ। ठीक है, इस ब्लॉक का थीम समझो। इस ब्लॉक का थीम ये है कि इंडिया का जो सोशल सेक्टर पर एक्सपेंडिचर है अभी भी डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर रिफॉर्म लॉन्च किए हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना। ठीक है, ये पॉलिसी जो है तो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स हैं, बट इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, अभी भी चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एजुकेशन में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनईपी जो 2020 है, इंडिया का 1986 के बाद सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म माना जाता है। पहले हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, जिसे रिप्लेस करके हमने एनईपी 2020 लाया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बिगेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म है सिंस 1986 के बाद। ठीक है, अच्छा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्कूल्स हैं। 1.5 मिलियन स्कूल्स बोलो या 15 लाख जो है वो है स्कूल्स है। लगभग 25 करोड़ जो है वो स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन में इनरोल्ड है। ठीक है, इनको मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो ये 1.5 मिलियन जो है 15 लाख के बराबर होगा। ठीक है, और वहीं जो 250 मिलियन है वो 25 करोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्कूल्स हैं, लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन में इनरोल्ड है और 45,000 से भी ज्यादा जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, नंबर के हिसाब से इंडिया जो है लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में। बट क्या कंसर्न है, तो प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी जो है कंसर्न है। ठीक है, ASER रिपोर्ट, जो ASER की रिपोर्ट्स हैं वो रिपीटेडली बताती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल में भी वीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का की फीचर क्या है, तो इसमें न्यू स्ट्रक्चर दिया गया है 5 3 + 3 + 4 का। ठीक है, तो 5 3 + 3 + 4 का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें से 5 ईयर जो होगा वो आपका फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। ठीक है, 5 साल आप प्री स्कूल करोगे, ग्रेड 2 तक, जिसमें आप 3 साल क्या करोगे, इसमें से इन 5 सालों में आप 3 साल प्री स्कूल में जाओगे, देन आप क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड को अटेंड करोगे। ठीक है, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड अटेंड करोगे, जिसे कहा गया है एक तरह का फाउंडेशनल स्टेज है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज जो है इसमें ग्रेड 3 से ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स को लिया गया है। जो क्लास थर्ड से क्लास 5 तक बच्चे होंगे वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है मतलब 3 से 5 साल के, मतलब क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों को क्यों प्रिपरेटरी स्टेज में डाला गया, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस हो सकता है। देन आता है आपका मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज में क्या होगा, इसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे मिडिल स्टेज में। यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग और वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस होगी। देन आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में ग्रेड 9 से 12 तक के बच्चे होंगे, जिसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट चॉइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मदर टंग की, तो मदर टंग की बात करें तो एनईपी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये रिकमेंड करती है कि ग्रेड 5 तक सभी स्टूडेंट को मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों की लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान देने वाली बात है कि कोई रिजिड स्ट्रीम नहीं है। पहले आर्ट, कॉमर्स और साइंस फिक्स स्ट्रीम होती थी, अब स्टूडेंट जो है मिक्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैथ्स के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर साइंस। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को क्या करता है,
बढ़ावा देता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 6 से ही जो है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आपका कोडिंग हुआ, कारपेंटरी हुआ, इलेक्ट्रिक वर्क हुआ या इंटर्नशिप। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल देना है। देन बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। तो बोर्ड एग्जाम जो है कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर कर दिया गया है। ठीक है। और एग्जाम जो है मल्टीपल अटेम्प्ट में देने का ऑप्शन भी दिया गया है ग्रेड 10 to 12। ठीक है। अच्छा, अब बात करें हायर एजुकेशन के लिए क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म है। तो हायर एजुकेशन रिफॉर्म में हायर एजुकेशन में भी बहुत से चेंजेस आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की गई है। देन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। ठीक है। CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की ये बात की गई है इसमें। ठीक है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है एजुकेशन पर जीडीपी का 6% ऑफ जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करना, जो कि करंटली जो है 4.6% के आसपास एक्सपेंडिचर है बस एजुकेशन पे। वही बात करें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, GER की, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है सॉरी 79.6 है। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है अराउंड 79.6 है। वहीं हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 28.4% है। मतलब स्कूल लेवल पर एनरोलमेंट जो है वो ज्यादा है, लेकिन हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले स्टूडेंट जो है कंपेरेटिवली कम है। ठीक है। अदर स्कीम्स की बात करें तो अदर स्कीम में मिड डे मील स्कीम है आपकी। मिड डे मील स्कीम में क्या है कि मिड डे मील स्कीम को रीनेम करके PM पोषण कर दिया गया है। ठीक है। और फिर डिजिटल एजुकेशन जैसी स्कीम है। डिजिटल एजुकेशन के लिए दीक्षा जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया गया है और PM ई विद्या करके, ठीक है, लॉन्च किया गया है, जहां से डिजिटल एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन ले सके, जो भी चाहे वो अफोर्ड कर सके महंगी एजुकेशन और नॉट, उनको सबको जो है एजुकेशन मिल सके, चाहे वो डिजिटल हो चाहे इस तरह। तो डिजिटल एजुकेशन पे स्पेसिफिकली जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और ई विद्या करके बनाया गया। ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए PM श्री स्कूल भी स्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपने सोशल सेक्टर में, तो सोशल सेक्टर में अभी हमने एजुकेशन के बारे में बात की, अब हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हेल्थ में आता है आयुष्मान भारत एंड नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है। इसके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे सोशल सेक्टर में। तो अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का पब्लिक हेल्थ जो है वो कितना है, इंडिया का जो है पब्लिक हेल्थ पर सिर्फ लगभग 2.1% जो है GDP का स्पेंड होता है। ठीक है। इंडिया स्पेंड्स ओनली 2.1% ऑफ जीडीपी ऑन पब्लिक हेल्थ, और डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में ये जो है काफी कम है। इसी गैप को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 69.4 ईयर्स है इंडिया में। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो कितनी है, 35 में 1000 लाइव बर्थ में 35 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि SRS डाटा 2020 के हिसाब से। वही अगर बात करें MMR की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, तो वो 103 है पर लाख लाइव बर्थ पे। ठीक है। अगर 1 लाख लाइव बर्थ हो रहे हैं तो 103 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है। ये है SRS डाटा 2017-19 के अकॉर्डिंग। वही टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2.0 है, जो कि बिलो रिप्लेसमेंट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है। इसके दो मेजर कंपोनेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, HWC। ठीक है। टू कंपोनेंट में कौन सा है, एक तो पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लगभग 1.75 लाख सब सेंटर और PHC, ठीक है, PHC को अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं। यहाँ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं।
दूसरी बात करें कंपोनेंट की आयुष्मान भारत के, तो पीएम जन आरोग्य योजना दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो पीएमजे जिसे कहते हैं, तो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल फैमिली को 5 लाख पर ईयर का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। लगभग 55 करोड़ लोग इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं और इसमें से 28,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इम्प्लांट है, ठीक है। और लॉन्च के बाद से 7 करोड़ से भी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम प्रोसेस किए जा चुके हैं। तो ये रहा पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा कि इसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, 550 मिलियन पीपल जो है वो कवर हो रहे हैं। बॉटम 40% जिनकी इनकम है वो लोग, एंड 28,000 प्लस जो है इम्प्लांट हॉस्पिटल्स हैं, एंड 7 करोड़ प्लस जो है हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम्स हो चुके हैं 2018 तक, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें, एबीडीएम के बारे में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ सेंटर को डिजिटल बनाना, हर सिटीजन को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाती है, हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन सिक्योरली मेंटेन किया जाए, ठीक है, किया जाता है। दूसरा बात करें नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के बारे में, तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात करें तो नेशनल हेल्थ में मिशन में दो मिशन इंक्लूड होते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दो तरह के हेल्थ मिशन जो है इसमें इंक्लूड होते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना। इसी के अंडर जो है आशा वर्कर, एएनएम एंड पीएचसी और सीएचसी का नेटवर्क काम करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसी के अंतर्गत ये सारे नेटवर्क काम करते हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें, हेल्थ बजट, ठीक है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया का टोटल पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर लगभग 2.1% है जीडीपी का, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों को कंबाइन करके। लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है वो टारगेट करती है कि इसे हम बढ़ाकर 2.5 करेंगे अपनी जीडीपी के, ठीक है, तक हमें इसको ले जाना है अपने हेल्थ पे एक्सपेंडिचर। कोविड रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया कोविड के टाइम में इंडिया ने 2.2 बिलियन वैक्सीन जो है डोजेज एडमिनिस्टर किया है, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव्स में से एक थी और वैक्सीनेशन मैनेजमेंट के लिए कोविन प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो यूज किया गया था। तो ओवरऑल अगर इस ब्लॉग का हम कंक्लूजन करें तो कंक्लूडिंग में ये कह सकते हैं कि इंडिया ने एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में बहुत बड़े रिफॉर्म किए हैं। एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हेल्थ में आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। लेकिन इन स्कीम्स की सक्सेस का सबसे बड़ा चैलेंज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और एडिक्वेट फंडिंग है। अगर एग्जाम में सोशल सेक्टर से क्वेश्चन आ जाए तो इन रिफॉर्म और उनके ऑब्जेक्टिव को जरूर मेंशन करना, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे वीडियो। एक और चीज मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ब्लॉक 13 से रिलेटेड होगी। इसके बाद जो ब्लॉक 14 है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमिटी से रिलेटेड 1947 टू 2024, ठीक है। ये जो है क्रोनोलॉजी वीडियो में एक बार आप चेक कर लेना। तो ब्लॉक 14 ऑलरेडी कवर है, तो लास्ट ब्लॉक सिर्फ बचता है वो है हमारा ब्लॉक 13 जो कि रिलेटेड है रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 2020 से 26 तक का, ठीक है। इसको डिस्कस करने के बाद हमारा जो इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने जो इंडियन इकोनॉमी अब तक जो सीरीज चलाई है इसमें हमने 1947 से 2024 तक का कवर किया है, ठीक है। लेकिन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम हमें 1947 की प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी को भी पढ़ना है, ठीक है।